हेलो एवरीवन, दिस इज करण फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनिक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर जेईई मेंस 2023। आपने अगर लास्ट के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देख लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। पेन कॉपी लेकर बैठो और अच्छे से एक एक वर्ड को समझना, एक एक वर्ड को सुनना, पेशेंस रखना। हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी और आपको बहुत हेल्प करेगी। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो देखना आप कर पाते हो नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले वीडियो को सुन लो, अच्छे से समझ लो, नोट कर लो और सीख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है आपसे कि हेलोजेनेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड मेटा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं। आपसे पूछा ऐसा गया है, आपसे पूछा कुछ इस तरीके का गया है कि आप क्या कर रहे हो, आप हेलोजिनेशन कर रहे हो। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा ग्रुप है और आप हेलोजिनेशन कर रहे हो और आपसे पूछा गया है कि किस वाले में आपका हेलोजन मेटा आएगा विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल, मिथाइल के रिस्पेक्ट में मेटा पे आएगा। ऐसा कुछ पूछा गया है, ठीक है। अब पहली चीज़ तो मैं इतनी बता दूं, आपके पास 2 तरीके के ग्रुप होते हैं। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जैसे कि आपका क्या हो गया, मीथाइल हो गया या OH हो गया या OR, लोन पेयर वाले। तो अगर ये चीज़ें होते हैं तो आपका जो ग्रुप जाता है वो कहाँ पे जाता है भाई, ऑर्थो एंड पैरा पे जाता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास कैसे होते हैं, दूसरा आपके पास होता है भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे कि CHO हो गया, COR हो गया या CN हो गया या NO2 हो गया। ये कहाँ पे भेजते हैं ग्रुप को भाई, ये भेजते हैं मेटा पे। अब आपके पास देखो तो भाई आपके क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला भी है और विड्रॉइंग वाला भी है, तब हम क्या करेंगे भाई, कन्फ्यूजन तो अब आ जाती है। तो इसी के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे, इसी के लिए तो हैं हम यहाँ पे। पूरा देखना भाई, देखो अगर आपके ग्रुप में, अगर आपके कंपाउंड में आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों ही है, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मैं इसको ED लिख देता हूँ और इसको EW लिख देता हूँ, दोनों ही है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कमज़ोर हो या चाहे स्ट्रांग हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही जीतेगा, हमेशा इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन होगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, बता दो फटाक से। चलो भाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहला वाला एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास पहला एग्जाम्पल है CH3 और CHO। एक सेकेंड भाई, एक ही सेकेंड देना बस मुझे, एक ही सेकेंड। कुछ इस तरीके से है भाई ये। अब इस पे अगर आप हेलोजिनेशन कराओगे, इस पे अगर आप हेलोजिनेशन कराओगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, देखना भाई ध्यान से। ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जीता कौन, ये जीता CH3 वाला। अब इसके रिस्पेक्ट में मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जीतेगा तो ऑर्थो और पैरा बनेगा, तो पैरा वाला मेजर बनेगा, तो कहाँ चला गया भाई, कुछ इस तरीके से चला गया। आप हेलोजिनेशन कराओगे, मान लो यहाँ पे Cl चला गया, कोई भी X लगा लेना, मैंने क्लोरीन ले लिया है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था कि इस CH3 के रिस्पेक्ट में मेटा पे आ जाए, ये तो भाई पैरा पे आ गया। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात एकदम बढ़िया से। दूसरा देखते हैं, तो ये वाला तो हमारा आंसर नहीं है, मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब देखना CH3 के यहाँ पे, ये हमारे सेकंड वाले पे देखते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन B वाला, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जीता कौन, ये जीता, ये हार गया। अब इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के रिस्पेक्ट में फिर से ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, और पैरा वाला मेजर तो फिर से इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे A पे हमारा आएगा, और ये भी फिर से हमारा आंसर नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, C वाला। अब देखो थर्ड वाले में क्या है भाई, थर्ड वाला बनाना पड़ेगा मेरे को, थर्ड वाला थोड़ा अच्छा है, थर्ड वाला मुझे सिखाना पड़ेगा आपको, थर्ड वाला मैं आपको सिखाऊंगा, एकदम अच्छे से सिखाऊंगा। देखना भाई, थर्ड वाला कुछ इस तरीके से है ये। अब देखना भाई, ध्यान से देखना, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ये OH भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना भाई। अब जीतेगा कौन, अब भाई अगर दोनों ही सेम तरीके के हैं तो जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। देखना भाई अब जल्दी से, CH3 आपका कैसे डोनेट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। कैसे करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से, है ना। और जो OH करता है आपका, वो +M से करता है, और हमेशा याद रखना +M हमेशा बड़ा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो कौन जीतेगा, +M वाला OH जीतेगा। इसमें कौन जीता, OH।
अब OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा, तो हमेशा, क्योंकि ऑर्थो में क्या होगा ना, ऑर्थो और पैरा ये बनेगा, तो पैरा वाला मोर स्टेबल बनता है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहाँ पे जाएगा। मान लो मैंने कोई भी हैलोजन लिया, अब जो हैलोजन जाएगा वो OH के रिस्पेक्ट में पैरा पे जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो हुआ क्या, ये रहा मिथाइल, मिथाइल के रिस्पेक्ट में मेटा, मेटा विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल। मज़ा आया? तो हमारा आंसर यही वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर तो यही हो गया, लेकिन मैं अभी बाकी वाला भी दिखा देता हूँ, मेरा बाकी काम भी करना, तो बाकी काम मेरा भी है ना, मेरा ही काम तो है। ये तो आंसर आ गया। अब डी वाला देख लेते हैं फिर से। हमारा CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जीतेगा कौन, ये जीता, और फिर से पैरा पे आ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था भाई सी। जेईई मेन 2022 में आया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा सिखाने की कोशिश करी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जल्दी से। ये रहा, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है भाई, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। पहली बात, आधे बच्चे ना पैनिक के चक्कर में नॉट को भूल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करते हुए पहले तो जब रफ में सॉल्व कर रहे होते हैं ना, बगल में नोट लिख लिया करो, हमें देखना है कौन सा सही नहीं है। पहले तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरी चीज़, इतना बड़ा रिएजेंट पढ़ा और आधे बच्चे रिएजेंट का नाम पढ़ते ही भाग जाएंगे, नहीं, पहले बना के देखो, तुम्हें कुछ हिंट मिल रही होगी, और नहीं मिल रही होगी तो मैं यहाँ पे यही बताने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, देखते हैं। रिएजेंट लिखा है पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। भाई मुझे तो टोलुइन ही आता है, ठीक है, मुझे तो सिर्फ टोलुइन बनाना आता है। मैंने सबसे पहले टोलुइन बनाया, सबसे पहले टोलुइन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3। अब पैरा पे लगा है सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl। अब इसको कुछ बच्चे ऐसे देखते होंगे, ठीक है कुछ बच्चे ऐसे देखते होंगे। भाई ये देख के तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम इसको बोलते हो हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको बोलते हो हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये यूज होता है हिंसबर्ग टेस्ट में, ये यूज होता है हिंसबर्ग टेस्ट में, हिंसबर्ग टेस्ट यूज फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। अब इसी बात पे बच्चों का दिमाग खटकता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स क्या होते हैं। देखो भाई ये भी समझा देता हूँ मैं, पूरा बेसिक से लेके चलेंगे। 1 डिग्री अमीन, अच्छा अमीन तो पता है ना, अमीन का मतलब होता है कि NH2 ग्रुप होता है, मतलब N ग्रुप होता है, ठीक है, NH2 वाला। अब देखो 1 डिग्री अमीन का मतलब होता है यार NH2, मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं किससे, N से, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं N से, ठीक है, वैलेंसी पूरी करो R। 1 डिग्री अमीन ये हो गया। मैं 2 डिग्री अमीन की बात कर लेता हूँ भाई। सेकेंडरी अमीन का मतलब होता है एक H अटैच है, एक H अटैच है किससे, N से, ठीक है, NH और 2 लग जाएंगे एल्काइल ग्रुप। 3 डिग्री अमीन का मतलब क्या होता है, एक भी H नहीं है, नो H, तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तीनों के तीनों, मतलब NR3 ऐसा कुछ है। मतलब बेसिकली हम बना सकते थे अगर बनाना हो प्रॉपरली शेप में, ठीक है, समझ में आ रही है बात। NR3 ऐसे भी आ जा सकते हो। 1 डिग्री मतलब 1 मतलब एक ही R होगा, 2 डिग्री मतलब 2 R होंगे, 3 डिग्री मतलब 3 R होंगे, ठीक है, बट समझ में आ रही है बात। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं ये हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। तो पहले मैं टेस्ट आपको बता देता हूँ कैसे, टेस्ट बता देता हूँ कैसे, ध्यान से सुनो, एकदम बढ़िया से सुनना, एकदम बढ़िया से मज़ा आएगा, एकदम मज़ा आएगा। देखो मैं पहले ले रहा हूँ केस ऑफ 1 डिग्री अमीन, ठीक है भाई, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया RNH2, 2 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, बढ़िया। देखना भाई हमारे पास ये था आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, आपने लिया 1 डिग्री अमीन RNH2। अब मैं NH2 को ऐसे ना लिख के, मैं कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूँ NH ऐसे। अब कभी भी ऐसे हो रिएक्शन को, मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं करा रहा, मैं सीधा आपको रिएक्शन करना सिखा रहा हूँ। देखो ना HCl निकलते हुए दिख रहा है क्या, मस्त,
HCl निकल जाएगा, HCl निकल गया तो क्या बना, HCl निकल गया और क्या बना, कुछ इस तरीके से बना ये। मतलब देखो रिएक्शन तो हुई ना, तो 1 डिग्री अमीन के साथ इसने रिएक्शन तो दिया, इसने प्रोडक्ट तो दिया, ठीक है, रिएक्शन तो दिया। अब हमने क्या करा, हमें जो प्रोडक्ट मिला हमने उसमें NaOH डाला, हमने उसमें NaOH डाला। अब एक और चीज़, NaOH क्या होता है भाई, NaOH होता है तुम्हारा बेस, NaOH इज योर बेस, ये याद रखना, बेस। अब अगर इसको एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा, अगर इसको एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा तो डेफिनेटली वो उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है और बेस को एसिड पसंद है। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, कहीं लिख लो, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है हमेशा, ठीक है। कहीं पे भी तुम्हें दिखते हुए मिल रहा होगा ना, सबसे पहले वही होगी। अब देखो और अगर यहाँ पे उसको एसिडिक प्रोटॉन मिला तो ये जो प्रोडक्ट है ना वो NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा, वरना वो सॉल्युबल नहीं होगा। अब देखना इसमें एसिडिक प्रोटॉन कैसे है, एसिडिक प्रोटॉन कैसे है देखना। कभी भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है प्रोटॉन तो वो एसिडिक हो जाता है, पहली बात तो, ठीक है। अब बट इस केस में देखना भाई, इस केस में देखना, अब ये रहा, अगर NaOH आपका, अगर NaOH आए और OH माइनस इस H को निकाल ले, तो पहली बात तो ये जो H था ना वो अटैच था नाइट्रोजन से जो ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरी बात यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है, ये देखो, एंड हेंस ये वाला प्रोटॉन एसिडिक है। ये मैंने इसलिए बताया जिसको ना समझ में आता हो कि एसिडिक प्रोटॉन कैसे ढूंढते हैं। तो देखो अब इसने ही रिएक्शन दे दी ना, मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना था, ना ये सॉल्युबल है NaOH में। अच्छा तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सॉल्युबल है NaOH में, कौन सा नहीं है। भाई देखो ना, अगर इसको H मिल रहा था यहाँ पे ये वाले में, तो इसलिए वो सॉल्युबल हो गया, बात समझ में आ रही है। अब तो 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन हुई, जो प्रोडक्ट बना वो सॉल्युबल था NaOH में, ठीक है, बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं सेकेंडरी अमीन के पास, चलते हैं भाई, सेकेंडरी अमीन से बात करने आते हैं थोड़ा सा। सेकेंडरी अमीन वो क्या होता है भाई, R2N और H। अब मैंने लिया इसके साथ हमारा हिंसबर्ग वाले भैया को ले आया मैं, SO2 और Cl, ठीक है भाई। मैंने बोला भाई आपके पास तो एक ही है, ठीक है, तो ये तो बोला कि भाई एक तो था, दिख गया, हमने HCl निकाल लिया तुरंत, देखना भाई क्या बना, तो मतलब रिएक्शन तो हुई, और प्रोडक्ट भी बनेगा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी गलती हो गई, हाँ बढ़िया, ठीक है। अब ज़रा बताना, अगर मैं इसमें NaOH डालूं तो क्या ये सॉल्युबल होगा। देखो भाई यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल इन NaOH। अच्छा अब मैं चलता हूँ 3 डिग्री के पास, उनसे भी उनके हालचाल पूछ के आते हैं एकदम बढ़िया से। 3 डिग्री अमीन उनके पास गया तो उनके पास तो भाई NR3 था, मैं NR3 को लेके पहुंचा हिंसबर्ग बाबा के पास, ये था हमारे पास हिंसबर्ग बाबा, और तो हिंसबर्ग मुझे बोलते हैं यार तुम किसके पास लेकर आ गए, इसके पास तो एक भी H नहीं है, तो मैं तो रिएक्शन ही नहीं दूंगा, नो रिएक्शन। तो थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं भाई, 1 डिग्री अमीन में क्या होता था, तुमने 1 डिग्री अमीन डाला, तुमने हिंसबर्ग रिएजेंट HR, ठीक है, आचार नहीं HR, रिएक्शन हुई, बिल्कुल रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, तुमने NaOH डाला और वो सॉल्युबल हो गया, ठीक है। फिर सेकेंडरी अमीन डाला है ना, और तुमने HR हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, तुम्हारा प्रोडक्ट बना, लेकिन तुमने NaOH डाला, वो सॉल्युबल नहीं हुआ, ठीक है। तुमने 3 डिग्री अमीन उठाया, तुमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, रिएक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं इस बार इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, पहले मैंने पूरा पढ़ा दिया, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है भाई, देखते हैं।
तो क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज़ नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, ये चीज़ सही है, इसका मतलब आंसर तो ये नहीं है क्योंकि उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये भी सही है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, इट डजेंट रिएक्ट विद टर्शरी अमीन्स, ये भी सही है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आंसर हो गया सी। क्या कहता है, ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन इट लीड्स टू द प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज़ सॉल्युबल। भाई यहाँ इन्होंने पाप कर दिया, नहीं यार अभी देखा कि सॉल्युबल नहीं होता, मतलब यही गलत है हमारा। ठीक है, चलते हैं यार आगे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे सिखानी थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे सिखानी थी, वो मैं सिखा भी देता हूँ। एक होता है यार इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन वो क्या होता है भाई, वो होता है, यूज़ क्यों करते हैं, टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए, टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए। और हम यूज़ करते हैं कैसे हैं, क्या यूज़ करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, बढ़िया बात है एकदम। अब यही चीज़ करने के लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं टोल्यूइन लिया, आप लोगे CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। तो आपको ये याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है आपको कि एसिटिक एनहाइड्राइड ले लोगे तो ये चीज़ हो जाती है हमारे पास। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। अब इसमें पूछ सकता है, जैसे ये इन्होंने पूछा था 2022 में, अब ये पूछ सकते हैं इसमें कि एसिटिक एनहाइड्राइड का रोल क्या है। ये करता है टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन टू बेंजोइक एसिड, मतलब ये बेंजोइक एसिड नहीं बनने देता, एक स्टेप पे ही रोक देता है, बेंजल्डिहाइड पे रोक देता है, आगे रिएक्शन को नहीं जाने देता, इसका रोल ये होता है। ठीक है, पहली बात तो ठीक है। अब एक बार यहाँ पे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको एनहाइड्राइड ना पता हो या एनहाइड्राइड में कन्फ्यूजन होती हो, पहचानना ना आता हो, तो वो भी मैं सिखा देता हूँ क्योंकि मैं हर तरीके के बच्चे को लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे को आता है वो तो कहीं से भी पढ़ लेगा, मुझे उसको पढ़ाना है जिसको केमिस्ट्री वीक है, मैं चाहता हूँ कि वो छोड़ के ना जाए, कुछ भी थोड़ा बहुत तो करके जाए, पूरा मत छोड़ के जाए। एनहाइड्राइड याद रखना, कभी भी आप किसी भी एसिड से अगर आप पानी एलिमिनेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, एनहाइड्राइड। ठीक है, किसी भी एसिड से पानी हटा दो वो उसका एनहाइड्राइड। अच्छा, पूछा जाएगा कि क्या इसके में से इसका एनहाइड्राइड कौन सा है, तो भाई एसिड लो और एसिड से पानी निकालना स्टार्ट करो, देखो ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब देखना एनहाइड्राइड कैसा होता है, एनहाइड्राइड को जैसा होता है RC⋅O R, ऐसा कुछ होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं भाई RCO2 और O। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड की। ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है CH3 C⋅O C⋅O R CH3, मतलब ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात सेम है। अच्छा, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है जैसे मैंने लिख दिया, अब ऐसे भी सही है, या फिर इसे लिखते हैं AC2O। ठीक है, AC2O, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ये, अगर क्योंकि AC होता है, या फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछ ले एसिडिक एनहाइड्राइड कैसा होता है भाई, या फिर एनहाइड्राइड कैसे होते हैं, तो ये होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इन पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है, और अगर आप एनहाइड्राइड में अब फिर से पानी डालोगे तो फिर से आपको एसिड मिल जाएगा। तो इतना पॉइंट्स आपको समझाने थे मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे अब एक चीज़ और समझ में आई गई, तो मैं सिखा ही देता हूँ, बिल्कुल सिखा देता हूँ। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए फिनॉल है, ठीक है, या फिर मैं ले लेता हूँ ये, इसे क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, है ना। अगर OH और COH एक साथ होते हैं ऑर्थो पे, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। मैंने क्या किया ना, मैंने आपको अभी सिखा ही रहा था, मैंने अभी बोला AC2O लिख देता हूँ, मतलब थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ AC2O। भाई जिसको नहीं पता होता तो एक क्वेश्चन छोड़ आता है, इतना आसान सा। एसिटिक एनहाइड्राइड है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये रहा हमारा OH जो अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखना भाई, देख ही लेना कैसे, पूरा लिखो, एक्सपैंड कर दो, CH3 C⋅O O C⋅O CH3। भाई ये मैंने बोला इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया ऐसे, ये ऐसे खुला, फिर ये फिर से वापस आएगा, और ये बाहर, तो क्या बन गया बताना ज़रा मेरे को। और फिर से वो आएगा,
और आपसे वो एसिड लेके चला जाएगा। तो फाइनली बना क्या, फाइनली बन गया आपका, फाइनली कुछ इस तरीके का बन गया OC डबल बॉन्ड OCH3 और COH। भाई कहीं सुना है आपने ये होता है एस्पिरिन। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ते आते हो। नाम क्या होता है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो फिर मैंने ऐसे ही कवर किया ऐसी सारी चीज़ें मैंने कवर करी कि आपका सैलिसिलिक एसिड था, आपने यहाँ पे एसिटिक एनाइड्राइड लिया और यहाँ पे आपका क्या बन गया भाई, एस्पिरिन बन गया, मतलब एस्पिरिन। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे एस्पिरिन बन गया, एस्पिरिन, यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया। तो भाई ये आपने केमिस्ट्री लाइफ में पढ़ते हो, तो ऐसे कैसे चीज़ें मैंने सिखा रखी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ चैनल को शेयर भी करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाऊं, ताकि बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाए हमारे साथ और सीख पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।